कायर तेज स्वर में पलट कर कहता है, अगर वो काला साया नीचे इंतजार कर रहा होगा तो ये तो और अच्छी बात है बिंदु, उसका आज नीचे ही खात्मा हो जाएगा। बिंदु कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कायर फिर बोल पड़ता है, और बिंदु, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तारा अगर आज इस मुसीबत में फंसी है तो वो तुम्हारी वजह से ही फंसी है। बिंदु अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, मेरी वजह से? कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु, तुम्हारी वजह से। तुम कैसे भूल सकती हो कि उस अपराजिता के पेड़ को तुमने जलाया था? अगर तुम उसे नहीं जलाती तो वो काला साया कभी दैवीय झरने के पास नहीं आ पाता और तारा अभी तक सुरक्षित रहती हमारे साथ। कायर की बातें सुनकर बिंदु रोने लग जाती है। कायर फिर बोल पड़ता है, तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो रुको, पर मैं नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूँ नीचे अपने दोस्तों के पास, उन्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर कायर भी अदृश्य द्वार से नीचे चला जाता है। बिंदु भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अगले ही पल उस अदृश्य द्वार में कूद जाती है। वो सब नीचे एक ही जगह पर पहुंचते हैं। यामिनी को उसके सामने ही एक सुरंग नजर आ रही थी। वो उसी के अंदर जाने लग जाती है। यामिनी के पीछे पीछे ही बाकी सब भी जाने लग जाते हैं। सुरंग की शुरुआत में काफी अंधेरा था, पर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे उजाला होते जा रहा था, जैसे वो जगह अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर रही हो। डायना को सुरंग में अलग ही कमजोरी महसूस होने लग गई थी, जैसे वहां की एनर्जी उसकी डायन की शक्ति को कमजोर बना रही हो। सिर्फ डायना को ही नहीं बल्कि यामिनी और युग को भी उस कमजोरी का एहसास होने लग गया था। उनकी शक्तियां कम होने लग गई थी और वो लोग समझ गए थे कि वो इस बार एकदम सही जगह पर आए थे, क्योंकि अदृश्य कमरे के अंदर कोई भी शक्ति काम नहीं करती थी, चाहे वो फिर दैवीय हो या शैतानी। सुरंग का अंतिम सिरा एक बड़े से कमरे में खत्म होता था। जब यामिनी उस कमरे में कदम रखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यामिनी उस कमरे का दृश्य देखकर हैरान रह गई थी। सिर्फ यामिनी ही नहीं बल्कि बाकी सब भी कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। सब एक ऐसी चीज देख रहे थे जिसे उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कायर अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए अचंभित होते हुए कहता है, अब ये क्या चीज है? उन लोगों के सामने कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी सी सागौन की लकड़ी से बनी हुई अलमारी थी। उस अलमारी के अंदर कई सारे खाने थे। उन खानों में अलग अलग कांच की बोतलें रखी हुई थी। वो कांच की बोतलें भी मामूली नहीं थी बल्कि अजीब सी थी। कुछ बोतलें आग से बनी हुई थी, तो कुछ पानी से, तो कुछ हवा, तो कुछ रेत, कुछ चारकोल, कुछ तांबे। ऐसी कई सारी अलग अलग चीजों से बनी हुई बोतलें उसमें रखी हुई थी। वो बोतलें ठीक वैसी ही थी जैसी भक्षान्य ने बिजली की शक्ति से बनाई थी, जिसके अंदर उसने कामेश्वरी यक्षिणी को कैद किया था। कछुआ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये इतनी सारी बोतलें यहाँ पर क्या कर रही हैं और ये कैसी बोतलें हैं? यामिनी भी एकटक नजर से उन बोतलों को ही देखे जा रही थी। अगले पल यामिनी अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ कहाँ हो आप? कोई जवाब नहीं आता है। उन अजीब सी बोतलों को देखकर अभिमन्यु को कुछ याद आता है और वो अगले ही पल बोल पड़ता है, तुम लोगों को याद है जब चित्रा आंटी ने उस अदृश्य कमरे में प्रवेश किया था तो उन्हें भी कांच की बोतलों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब वो इन्हीं बोतलों से टकराई होंगी। यहीं पर वो यक्षिणी को ढूंढ रही थी उस रात। चटर्जी कुछ सोचते हुए कहता है, पर ये बोतलें हैं किस चीज की और उस भक्षानर के अंश ने इन्हें यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? आखिर वो इन सारी बोतलों से करना क्या चाहता था? चटर्जी के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। चटर्जी इस वक्त जितना परेशान था, उन बोतलों को देखकर बाकी सब भी उतने ही परेशान थे। यामिनी वहां पर रखे हर एक बोतल को बड़े गौर से देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि उन्हीं बोतलों में से किसी एक बोतल में उसकी माँ कैद थी, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से याद थी कि भक्षान्य ने भी उसे एक बार ऐसी बोतल में कैद किया था। बस फर्क ये था कि वो बोतल बिजली की शक्ति से बनी हुई थी और ये बोतलें अलग अलग शक्तियों से। यामिनी नोटिस करती है कि वहां पर मौजूद हर बोतल में धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से उन बोतलों को वहां से हटाया नहीं गया हो। यामिनी वहां पर रखी सारी बोतलों पर नजर मार लेती है, पर उसे किसी भी बोतल के अंदर उसकी माँ नजर नहीं आती है। वो एक और चीज नोटिस करती है, और वो ये कि वैसे तो अलमारी के सारे खाने बोतल से भरे हुए थे, पर एक खाना खाली था और उसमें धूल भी नहीं लगी हुई थी, जैसे वहां से किसी चीज को हटाया गया हो। यामिनी कुछ घबराते हुए कहती है, वो ले गया, वो माँ को भी अपने साथ ले गया। युग यामिनी के पास जाते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी? यामिनी अपने हाथों से बोतलों की अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए युग बाबू, वो खाना खाली है। मुझे लगता है कि उस भक्षान्य ने वहीं पर माँ को बोतल में कैद करके रखा होगा, पर वो उन्हें भी अपने साथ ले गया। युग खामोशी खड़ा रहता है, क्योंकि उसे भी वही लग रहा था जो यामिनी को लग रहा था। कछुआ कहता है, वो भक्षान्य आखिर कामेश्वरी, यक्षिणी और तारा को यहाँ से लेकर कहाँ पर जा सकता है?
और मेरे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि वो यहाँ से गया ही क्यों। अभिमन्यु पूरी अलमारी में जो खाने बने हुए थे एक टक नजर से उन्हें ही देखे जा रहा था। अभिमन्यु उन खानों की गिनती करने लग जाता है और देखता है कि वो पूरे 64 खाने थे। उन 64 खानों में से हर एक खाने में बोतल थी, बस एक खाने को छोड़कर। वो खाना खाली था, वही खाना जिसमें यामिनी को लग रहा था कि उसकी माँ की बोतल रखी हुई होगी उसमें। उस कमरे में बोतल की अलमारी के सिवा कुछ और नहीं रखा हुआ था, पर फिर भी यामिनी एक बार पूरा कमरा छान मारती है, पर उसे कहीं पर भी कामेश्वरी यक्षिणी नजर नहीं आती है। यामिनी मायूसी के साथ युग से कहती है, माँ यहाँ पर नहीं है युग बाबू, वो भक्षानर ले गया उन्हें अपने साथ। युग यामिनी को दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो यामिनी, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। युग ने अभी ये बात कही थी तभी वर्चस्विनी बोल पड़ती है, कामेश्वरी यक्षिणी को तो ढूंढ लोगे युग, पर मेरी बेटी तारा को कब ढूंढोगे? क्या उसके प्रति तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है? युग वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब तारा से भी था वर्चस्विनी जी। वर्चस्विनी युग को टोंट मारते हुए कहती है, वो तो दिख ही रहा है युग कि तुम्हारा मतलब किससे है और किससे नहीं। तुम्हें भी बस यामिनी का दुख दिख रहा है, मेरा नहीं। युग जानता था वर्चस्विनी से इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं था। माँ की ममता के कारण वो अपना आपा खो बैठी थी। युग यामिनी से कहता है, यामिनी मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और बाहर जाकर तारा को ढूंढना चाहिए। यामिनी पलट कर कहती है, पर हम तारा को कहाँ पर ढूंढेंगे युग बाबू? हमें नहीं पता कि वो काला साया तारा को कहाँ पर लेकर गया होगा। युग यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, यामिनी पहले हम यहाँ से बाहर तो निकले, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। यामिनी को भी युग की बात एकदम सही लगती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और उसी के साथ बाहर निकलने लग जाती है। सब एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लग जाते हैं, पर अभिमन्यु था कि वो अभी भी उसी कमरे में रुका था और बोतलों से भरी हुई रैक को देख रहा था। डायना अभिमन्यु से कहती है, अब तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? ऊपर चलो, यामिनी हर बोतल में देख चुकी है, कामेश्वरी यक्षिणी कहीं पर भी नहीं है। अभिमन्यु कहता है, मैं कामेश्वरी यक्षिणी को नहीं देख रहा हूँ डायना। डायना हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछती है, तो फिर तुम क्या देख रहे हो अभी? अभिमन्यु जवाब देता है, इन बोतलों को देखकर लग रहा है जैसे हर एक बोतल को एक विशेष शक्ति से बनाया गया है, पर यही समझ में नहीं आ रहा है कि उस भक्षानर ने इन बोतलों को यहाँ पर क्यों रखा है, वो भी उस कमरे में जहाँ पर कोई शक्ति काम नहीं करती। आखिर वो इनका क्या करना चाहता होगा? डायना पलट कर कहती है, पता नहीं अभी, अब ये तो वो भक्षानर का अंश ही जानता है कि आखिर वो इन बोतलों से करना क्या चाहता था, पर मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तारा को ढूंढने में अब एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु कहता है, हाँ चलो डायना, मुझे भी यही लगता है कि अब यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं होने वाला। डायना और अभिमन्यु भी वहां से जाने लग जाते हैं। सभी लोग उस अदृश्य द्वार में से वापस रूम नंबर 666 के अंदर आने लग गए थे। बस अभिमन्यु और डायना बचे हुए थे। कछुआ कहता है, ये अभिमन्यु और डायना अभी तक वहां से बाहर क्यों नहीं आए? कायर पलट कर कहता है, पता नहीं वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, उन्हें इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी डायना भी अदृश्य कमरे से रूम नंबर 666 के अंदर आ जाती है। युग तुरंत डायना से पूछता है, अभिमन्यु कहाँ है डायना? डायना कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु भी बाहर आ जाता है। अभिमन्यु के बाहर आते ही वो अदृश्य द्वार जो युग के मंत्र जाप से खुला था वो लुप्त हो जाता है। आंख की पुतली के अंदर वापस से फर्श नजर आने लग जाता है। अभी अभिमन्यु बाहर आया ही था कि तभी उसका पैर पता नहीं कैसे फिसल जाता है और वो धड़ाम से उस पुतली के ऊपर ही गिर जाता है। जैसे ही अभिमन्यु उस पुतली पर गिरता है, डायना की चीख निकल पड़ती है। डायना चीखते हुए कहती है, अभी! सिर्फ डायना ही नहीं, पलक को भी अभिमन्यु की फिक्र होने लग जाती है और उसे उठाने के लिए वो उसके पास जाने लग जाती है। पर अभिमन्यु था कि वो उस पुतली पर लेटा ही रहता है और ऊपर की तरफ देखते रहता है। पलक अभिमन्यु को उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या हुआ अभी? तुम्हें ज्यादा जोर से लग गई क्या जो तुम उठ नहीं पा रहे? अभिमन्यु अपने हाथ से छत की तरफ इशारा करते हुए हकलाते हुए कहता है, वो देखो जरा। जब पलक अपनी नजरें छत की तरफ करती है तो वो भी अभिमन्यु की तरह शॉक्ड रह जाती है। बाकी सब भी जब छत की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो उनका भी वही हाल होता है जो अभिमन्यु और पलक का था। उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सब दंग रह गए थे छत की तरफ देखकर। कायर डरते हुए कहता है, ओ गॉड, अब ये क्या चीज है? छत के बीचों बीच एक बड़ी सी आंख की पुतली लगी हुई थी। उस पुतली के चारों तरफ खून जमा हुआ था। वो आंख की पुतली एकदम असली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी उन सब लोगों को देख रही हो। वो आंख की पुतली छत पर ठीक उसी जगह पर लगी हुई थी जहां पर नीचे फर्श पर अदृश्य द्वार बना हुआ था, जैसे वो अदृश्य द्वार पर नजरें रखे हुए थे। कछुआ उस पुतली को देखते हुए कहता है,
ये तो आंख है, कायर घबराते हुए कहता है। आंख पर किसकी? और ये यहाँ पर क्यों लगी हुई है? कोई कायर के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले यामिनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लग जाती है और उस आंख को छत पर से निकालने लग जाती है। यामिनी के दोनों हाथ लंबे होते हैं और छत के अंदर घुस जाते हैं। छत पर से खून नीचे टपकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी छत पर से आंख नहीं निकाल रही हो, बल्कि किसी जीवित इंसान की आंख निकाल रही हो। कुछ ही देर में यामिनी उस आंख को छत पर से निकाल लेती है, पर जब वो अपने हाथ वापस अपनी तरफ खींचती है तो उस आंख की पुतली का आकार भी बदल जाता है। वो एक नॉर्मल इंसान की आंख की पुतली में बदल जाती है। यामिनी उस आंख को बड़े गौर से देखते हुए कहती है, ये तो किसी की आंख की पुतली है, पर ये यहाँ छत पर कैसे? डायना कहती है, मैंने इसके बारे में सुना है। ये नजरम पुतली क्रिया है। इसमें इंसानी आंख को तब किसी जगह पर लगा दिया जाता है जब उस जगह पर नजर रखनी होती है। अभिमन्यु कहता है, इसका मतलब इस कमरे में कोई नजर रखे हुए थे, पर कौन? युग यामिनी से वो आंख की पुतली मांगते हुए कहता है, यामिनी जरा दिखाना मुझे ये। यामिनी वो पुतली युग के हाथ में देने लग जाती है। जैसे युग उस पुतली को छूता है उसे कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। अगले पल उसकी आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। यामिनी घबराते हुए युग से पूछ पड़ती है, क्या हुआ युग बाबू, आप इस तरह? यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग नम लहजे के साथ बोल पड़ता है, ये आंख पापा की है यामिनी। जैसे युग ये बात बोलता है सब उसकी तरफ हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। कायर अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए युग से कहता है, यानी अनुराग अंकल की? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर पापा की, मैं उन्हें अभी भी महसूस कर सकता हूँ। भक्षानर के अंश ने ही पापा की आंख निकाली है। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, भक्षानर ने अनुराग अंकल की आंख निकाल दी, पर क्यों? युग उस आंख को गौर से देखने लग जाता है। युग की नजर अभी उस पुतली पर पड़ी ही थी कि तभी उसे उसमें कुछ दिखने लग जाता है। युग कहीं खो सा जाता है उस पुतली में देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस पुतली में कुछ दिख रहा हो। युग मूर्ति बनकर खड़ा हो गया था। ना ही वो हिल रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था। अभिमन्यु घबराते हुए युग से कहता है, युग तू ठीक तो है ना? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अलग ही दुनिया में खो गया हो। अभिमन्यु युग से फिर कहता है, युग ला ये पुतली मुझे दे दे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। युग फिर अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि युग ऐसे नहीं मानने वाला था। उसे वो पुतली युग से छीननी ही होगी। पुतली छीनने के लिए अभिमन्यु फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथ युग के हाथ पर रख देता है। उसी वक्त युग अपनी आंखें खोलता है और घबराते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अभिमन्यु पलट कर पूछता है, क्या हुआ है युग, तू बताएगा? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उस भक्षानर के अंश ने तारा से उसकी दैवीय शक्तियां छीन ली हैं। उसे तारा की शक्तियां मिल गई। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।